Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स सोशल साइंस बुक वन का मॉड्यूल वन इंडिया एंड द वर्ल्ड टू द एजेस लेसन फोर मॉडर्न वर्ल्ड टू जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to study Lesson 4 of Social Science. Lesson topic name is Modern World 2. So let's start. In the last lesson, you read about the developments during the Renaissance, which brought many changes in the European society. Extraordinary accomplishments were made in the field of science. People rejected blind faith and tradition and laid more stress on observation and experiments. The coming of the printing press created political awareness about new values and ideas like liberty, equality, and fraternity. Political conditions in many countries of Europe led the adventurers to discover new sea routes to many territories of the world. Missionaries ventured into new domains to spread Christianity, and merchants brought in goods from different parts of the world. The time was right for technological changes that brought the Industrial Revolution and revolutionized the life of the working classes, especially in England. Let us now read about the impact of the Industrial Revolution, imperialism, and colonialism in Asia and Africa. We will also read about the two world wars and about the information of the United Nations organization in this lesson. तो हम लोगों ने लास्ट लेसन में क्या पढ़ा था कि रिनाइजेंस के टाइम में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए थे और किस प्रकार से जो यूरोपियन सोसाइटी है उसमें चेंजेस आए थे। बहुत सारी ऐसी असाधारण उपलब्धियां थी जो कि साइंस के फील्ड में लोगों ने उसे प्राप्त किया। जो लोग थे उन्होंने अंधविश्वास को नकार दिया, मीन्स उसको मना कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया, और जो भी ऐसी परंपरा जो कि अंधविश्वास से जुड़ी थी उसे भी उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। और उन्होंने क्या बोला कि हमें एक्सपेरिमेंट्स पे, हमें ऑब्जर्वेशन पे बिलीव करना है, ना कि ब्लाइंड फेथ पे। प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद लोगों में राजनीति के बारे में जागरूकता फैली। उन्होंने नए वैल्यूज, आइडियाज को अपने जीवन में प्लेस दिया, जैसे कि स्वतंत्रता, लिबर्टी का, इक्वालिटी मीन्स बराबरी का, और फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा का। जो भी राजनीति के जो कंडीशंस थे बहुत सारे कंट्री में, जैसे कि यूरोप में, उसमें बहुत सारे एडवेंचर्स किए गए, उसमें नए नए रूट्स, सी रूट्स को डिस्कवर किए गए, और वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स को ढूंढे गए। बहुत सारे ऐसे मिशनरीज थे जिसमें क्रिश्चियनिटीज को स्प्रेड किया गया। जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, वो अपने सामान को दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके बेचते थे। और ये वो समय था जब टेक्नोलॉजी भी उस टाइम डेवलप कर रहा था, और जिसकी वजह से जो अ, औद्योगिक क्रांति आई, और जो लोग थे उन्होंने अपने लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख दिया। स्पेशली ये चीज कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। चलिए अब हम लोग इसका असर देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे लाइफ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का। लोगों ने अपने साम्राज्य को कैसे विस्तार दिया। एशिया और अफ्रीका में हम लोग दो वर्ल्ड वार, जो विश्व युद्ध है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फॉर्मेशन हुआ था। तो हम लोग इस लेसन में एक एक टॉपिक को आराम से पढ़नेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? औद्योगिक क्रांति। इन द 18th century came the industrial revolution.
It brought social and economic changes that marked the transition from a stable agricultural and commercial society to a modern industrial society. Historically, it refers to the period in British history from 1750 to 1850. Dramatic changes in the social and the economic structure took place as inventions and new technology created the factory system of large scale machine production and greater economic specialization. The population which was employed in agriculture now gathered in urban factories. Do you know why this happened? Earlier, the merchants supplied the family with raw materials and collected the finished products. This system did not meet the growing demands of the markets for long. So, by the end of the 18th century, rich merchants set up factories, they installed new machineries, brought raw materials, and employed workers on fixed wages to make machine made goods. Thus, the factory system was born. तो 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति की वजह से हमारा जो समाज है, हमारा जो आर्थिक स्थिति है, वो बिल्कुल चेंज हो चुका था और हम लोग जो स्टेबल एग्रीकल्चर कर रहे थे, मीन्स खेती कर रहे थे, या फिर हम लोग का जो सोसाइटी था वो कॉमर्शियल बेस्ड सोसाइटी था। तो ये चीजें बदल के अब हमारा जो सोसाइटी हो गया उसमें क्या मुख्य चीज हो गया, इंडस्ट्री का बहुत बड़ा महत्व हो गया हमारी सोसाइटी में। ऐतिहासिक रूप से हम लोग देखें कि ये एक वैसा पीरियड है जिसमें जो ब्रिटिश का जो इतिहास रहा है 1750 से लेके 1850, इसे हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी कौन सा रहा है टाइम, 1750 से 1850। इसमें बहुत सारे चेंजेस देखे गए सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, जिसमें नए नए आविष्कार हुए, नए नए टेक्नोलॉजी आए और फैक्ट्री सिस्टम का लार्ज स्केल पे उनका फॉर्मेशन हुआ फैक्ट्री सिस्टम का, साथ में मशीन प्रोडक्शन हुआ। इससे जो इकोनॉमिक जो हमारा स्थिति था वो बिल्कुल बदल के रह गया। हमारे जो जनसंख्या थी, हमारे जो पॉपुलेशन थे, वो मेनली उस टाइम एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे, लेकिन लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे एग्रीकल्चर को छोड़ के अर्बन फैक्ट्रीज की ओर जमा होने लगे। मीन्स लोग फैक्ट्रीज में जाके अपना काम करने लगे। क्या आप जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? जो पहले के जो व्यापारी थे वो अपने परिवार के साथ मिलके जो रॉ मटेरियल्स होते थे, कच्चे माल, उसको इकट्ठा करते थे और अपने जो सामान है इसको कलेक्ट करके जाके फिनिश प्रोडक्ट्स को बेच देते थे। ये जो सिस्टम था, इससे जो मार्केट में बहुत सारे जो भी जरूरी चीजें होती थी उसका डिमांड बढ़ रहा था, लेकिन लोग हाथ से कितना तैयार करेंगे, इसलिए वो जो सिस्टम में जो भी डिमांड था वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत होते होते जो अमीर व्यापारी थे उन्होंने फैक्ट्रीज को सेट कर दिया। उन्होंने नए नए मशीनरीज लगा दिए और कच्चे माल लाए और उन्होंने मजदूर को एक फिक्स्ड वेज, मीन्स क्या चीज, कि उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे यहाँ काम करोगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा। मीन्स उन्होंने जो भी इनकम का जो होता था उसमें से उन्होंने कुछ आय देने के लिए मजदूर को अपने यहाँ रख लिया और उन्होंने बहुत सारे मशीन्स बनाए और इससे क्या हुआ, फैक्ट्री सिस्टम का जन्म हुआ। यहाँ पे अर्ली स्पाइनिंग मशीन का एक इमेज दिया हुआ है कि पहले में स्पाइनिंग मशीन होते कैसे थे। The Industrial Revolution started in Britain with the use of steam power. This was made possible with the invention of the steam engine by James Watt in 1769. In 1733, John Case invented the flying shuttle, which simplified the process of weaving cloth and which increased the output 4 times. James Hargreaves invented a hand-powered spinning wheel, the spinning jenny, to create multiple spools of thread at once. After the invention of the spinning jenny, cotton textiles became the key industry of this period. The presence of large quantities of coal and iron proved a decisive factor in Britain's rapid industrial development. The building of canals and roads, as well as the advent of the railroad and steamship, widened the market for manufactured goods. New periods of development came with electricity and the gasoline engine. तो ये जो औद्योगिक क्रांति था वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था स्टीम पावर के यूज के साथ, और ये कब संभव हो पाया, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था जेम्स वॉट के द्वारा 1769 में।
1733 में जो जॉन केल्स थे उन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल कौन सी मशीन थी? तो ये क्लॉथ को, जो कपड़े होते थे उनको बुनने में ये इजी कर देता था और इससे बहुत सारा समय लोगों के लिए बच जाता था। जेम्स हारग्रीव्स में क्या किया, तो उन्होंने भी एक ऐसा आविष्कार किया जो कि जो भी स्पाइनिंग व्हील था वो हाथ से चले, और स्पाइनिंग जेनी का उन्होंने आविष्कार किया जिससे बहुत सारे धागे एक बार में कट सके। इस आविष्कार के बाद जो स्पाइनिंग जेनी था, उसके आविष्कार के बाद जो कॉटन टेक्सटाइल था वो एक की इंडस्ट्री बन गया, मीन्स वो सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री बन गया कॉटन टेक्सटाइल उस समय में। और बहुत ही बड़ी मात्रा में जो कोल और आयरन था, उससे क्या देखा गया कि एक ये निर्णयात्मक सिद्ध हुआ कि जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर रहा ब्रिटेन में, जिससे ये औद्योगिक विकास हुआ और लोगों ने कैनल्स, रोड्स ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, और साथ में उन्होंने रेल रोड भी बनाया, स्टीमशिप भी बनाया, जिससे जो मार्केट था वो और उनके लिए बड़ी हो गई। उन जो भी उन्होंने अपना सामान को मैन्युफैक्चर करा, और नए काल में जो बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, गैसोलीन इंजन का, इन सब चीजों का डेवलपमेंट किया गया। Britain had all the resources that were needed to make her an industrialized power. By 1850, the revolution had been accomplished, with industries becoming a dominant factor in British life. The effect of the Industrial Revolution was felt worldwide. France after 1830, Germany after 1850, and US after the Civil War soon started industrialization. Let us read further how industrialization was achieved. तो ब्रिटेन के पास वो सभी स्रोत थे, वो सभी रिसोर्सेस थे जो उनको इंडस्ट्रियलाइज एक पावर दे सके कि वो हाँ अब औद्योगिक अपना उद्योग को विस्तार दे सके। 1850 की क्रांति के बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक फैक्टर बन गया ब्रिटिश की लाइफ में कि इंडस्ट्रीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये जो औद्योगिक क्रांति हुआ था, तो इसके बाद पूरी दुनिया में उद्योग का बहुत बड़ा महत्व होने लगा। लोगों को इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, और जो फ्रांस ने 1830 के बाद, जर्मनी ने 1850 के बाद, और यूएस ने सिविल वॉर के बाद अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज बनाना स्टार्ट कर दिया। चलिए हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह से लोगों ने अचीव किया, किस कंट्री ने किस तरह से अचीव किया, उसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन से पढ़ने वाले हैं। Major inventions and reforms gave a boost to agriculture in England. Important innovations took place in farming, such as Jethro Tull's seed planting drill, which aided in planting seeds at uniform intervals and depths without any wastage. Between 1760 to 1830, the British Parliament passed nearly 1,000 enclosure acts by which the lands which had earlier belonged to the community were combined into larger areas. Though all this helped to increase agricultural production, but at the same time rendered a large number of people landless. Now, only a few people were needed to work on the farms, so a large number of people started migrating to cities for employment. This provided cheap and abundant labor to work in the factories. ऐसे बहुत सारे आविष्कार हुए, बहुत सारे रिफॉर्मेशन हुए, जिससे इंग्लैंड में एग्रीकल्चर जो खेती था उसको बढ़ावा मिला। जो नए नए आविष्कार हुए, इनोवेशंस हुए, उससे जो फार्मिंग, जैसे कि फार्मिंग में भी बहुत सारे इन्वेशन हुए, जैसे कि जेथरो टूल्स, सीड प्लांटिंग ड्रिल। इसमें जो लोग थे वो सीड को एक यूनिफॉर्म इंटरवल्स में और एक सही गहराई में बिना किसी टाइम के वेस्टेज और सीड के वेस्टेज से सीड को डाल देते थे मिट्टी में। और 1760 से 1830 के बीच में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसने 1000 इंक्लूजर एक्ट्स बनाए थे, जिसमें जो जमीन था वो पहले जिस समूह से बिलोंग करता था उससे उन्होंने समूह से लेकर के एक लार्ज एरियाज में, एक उस कम्युनिटी से लेकर एक लार्ज एरियाज में कंबाइन कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज कर गया, लेकिन उसी समय जो बहुत सारे लोग थे वो भूमिहीन हो गए थे क्योंकि उनकी जमीन को सरकार ने ले लिया था। अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे जो कि काम करते थे एज अ फार्मर, एज अ किसान वो काम करते थे, और बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो गांव छोड़ के माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिए। वो शहर जाने लगे अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए ताकि उनको कोई जॉब मिल सके। और इससे क्या हुआ कि
जब लोग शहर में इकट्ठा हुए तो फैक्ट्री वाले लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ कि उन लोगों को बहुत सारे लेबर मिल गए बहुत ही सस्ते में, और बहुत सारे मतलब कि इतने सारे लोग माइग्रेट करके कि वो फैक्ट्रीज में कोई भी काम अपना एम्प्लॉयमेंट देखने के लिए तैयार हो गए, और उनको बहुत ही सस्ते में उनसे काम लेने लगे फैक्ट्री वाले। The favorable political conditions in England further helped in the growth of the Industrial Revolution, as like the removal of trade barriers and a common market aided the merchants. England was able to capture the overseas markets primarily with the development in transportation. Many European countries had by now started following the policy of mercantilism. Under this policy, governmental control was exercised over industries and trade. It was based on the theory that national strength was indicated by more exports and less imports. This theory also believed that wealth of a nation depends on the position of gold and silver, and the governmental interference in trade should be very limited. तो ये जो फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस है इंग्लैंड में, इससे क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसका ग्रोथ होने लगा। मीन्स कैसे फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशंस हुआ, तो जो लोग गांव से माइग्रेट करके सिटीज की ओर आए थे वो बहुत ही चीप वेजेस पे फैक्ट्रीज में काम करने के लिए रेडी हो गए थे। तो जो इंग्लैंड था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसका ग्रोथ करने लगा, और बहुत सारे ऐसे एक्ट से जैसे कि ट्रेड बैरियर्स था या फिर जो कॉमन मार्केट था जिसमें जितने भी व्यापारी थे उसको रिमूव कर दिया गया, और इंग्लैंड एबल हो गया था विदेशों के मार्केट को कैप्चर करने में, और उसने ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया। बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने पॉलिसी ऑफ मर्केंटलाइज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया। ये पॉलिसी क्या था, इस पॉलिसी के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट है वो इंडस्ट्रीज और ट्रेड पे कंट्रोल करेंगे, और एक ऐसा थ्योरी साबित हुआ जिसमें जो राष्ट्रीय एकता थी उसमें जो भी एक्सपोर्ट्स था वो ज्यादा होता था और इंपोर्ट्स बहुत कम होता था। मीन्स लोग जो थे वो अपने सामान को दूसरी जगह पे बेच देते थे लेकिन दूसरी जगह के सामान को बहुत ही कम खरीदते थे। और इस थ्योरी में ये विश्वास हुआ कि जो संपत्ति है वो हमारे राष्ट्र के ऊपर डिपेंड करता है, और जो गोल्ड और सिल्वर उसका पोजीशन है वो गवर्नमेंट के इंटरफेयर से ही चलेगा, और जो व्यापार है उसको बहुत ही लिमिटेड में हम लोग लिमिट्स में करेंगे। मीन्स हम लोग अपना सामान तो दूसरे देश में बेच देंगे लेकिन दूसरे देश का सामान बहुत ही कम मात्रा में या न के बराबर खरीदेंगे। What factors do you think made it possible for England to be the first country to be industrialized? England enjoyed a geographical advantage over other countries. It had a secured island location with an easy proximity to sea, but at the same time, it was located from the rest of Europe and hence progressed unhindered. Waterways like canals, rivers, and she had England to have the largest free trade area without tolls or barriers. These advantages made England a favorable location for the Industrial Revolution. तो अब आप क्या सोचते हैं कि जो इंग्लैंड है वो सबसे पहले वही क्यों उसमें औद्योगिक क्रांति आई? तो इसलिए क्योंकि उसमें जो उसको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिला दूसरे कंट्री के मुकाबले, इसके पास एक सिक्योर आइलैंड लोकेशन था, साथ में ये तुरंत समुद्र के पास से समुद्र इसके पास में ही था। मीन्स ये समुद्र के किनारे बसा था, और उसी समय जो यूरोप का जो पार्ट था वो प्रोग्रेस होने लगा बिना किसी बाधा के। जो भी वाटर बेस थे मीन्स वाटर के जो रास्ते थे जैसे कनाल्स, रिवर, सी, इसमें जो इंग्लैंड है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में इन एरिया से वो ट्रेड कर रहा था बिना किसी रोक टोक के, और इस एडवांटेज के कारण जो इंग्लैंड है वो एक फेवरेबल लोकेशन बन गया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब हम लोग देखेंगे कौन से आविष्कार हुए और कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए औद्योगिक क्रांति के दौरान। Many innovations, inventions, and technological changes took place during this period. It helped to make the industrialized countries more powerful and efficient. Now production could be done much faster and in large quantities, which made things cheaper. This invention had maximum impact on the textile and transport industries, which you are going to read now. बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस हुए, इन्वेंशंस हुए और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए जो कि इस पीरियड में हुआ है, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे वो ज्यादा पावरफुल बन गए और ज्यादा प्रभावशाली बन गए। अब जितने भी प्रोडक्शन हो रहे थे वो बहुत ज्यादा हो रहे थे, लार्ज क्वांटिटीज में हो रहे थे, जिससे जो भी सामान थी वो सस्ती हो चुकी थी। ये जो आविष्कार थे इससे बहुत बड़ा असर पड़ा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज में, जिसके बारे में आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हो।
Textile industry. Technological advancements in the textile industry started a series of inventions in iron and steel production. Other countries were inspired to follow the example of England as manufactured goods from England were flooding the world markets. To safeguard their interests, Britain passed laws to ban textile workers from leaking out information about industrial technology or to travel to other countries. But in 1789, Samuel Slater slipped out of England to America. He took the knowledge of British textile industry with him, which initiated industrial revolution in America. Vast new areas were brought under cotton plantations in America, which increased the demand for slaves. Similar incidents started industrial revolution in France and Germany also. तो जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जिससे बहुत सारे इन्वेंशन हुए थे आयरन और स्टील प्रोडक्शन में जो दूसरी कंट्री थी वो इस चीज को से प्रेरित हो चुकी थी और वो इस चीज को फॉलो कर रहे थे एज अ एग्जांपल इंग्लैंड को मान रहे थे क्या कि ये हमारे लिए एक सोर्स है इंस्पिरेशन का इंग्लैंड में बहुत सारे सामान का मैन्युफैक्चर होता और इंग्लैंड में वर्ल्ड मार्केट्स का बाढ़ आ गया था लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रिटेन से एक लॉज को पास करवाए और उन्होंने टेक्सटाइल वर्कर्स को बैन कर दिया कि कोई भी जो यहाँ से जो भी चीज बन रहा है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन अदर कंट्रीज में लीक नहीं किया जाएगा ना ही लोगों को ये जो इंग्लैंड है वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे थे और जो भी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उनको दूसरे देश में जाने के लिए रोक लगा दिया गया था जिससे कि ये जो हमारा इंडस्ट्री है उसका इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक ना हो लेकिन 1789 में जो सैमुअल स्लैटर थे वो इंग्लैंड से बच के निकल गए और कहाँ चले गए अमेरिका और उन्होंने अपना जो नॉलेज था ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में उससे उन्होंने अमेरिका में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट कर दिया था और ऐसे बहुत सारे एरियाज हुए जिसके अंदर कॉटन प्लांटेशंस किए गए अमेरिका में जिससे कि गुलाम जो स्लेव्स होते हैं ना उनकी डिमांड बढ़ गया और यही जो घटना है वो फ्रांस और जर्मनी में भी हुआ और वहां पे भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इसी प्रकार से स्टार्ट हुआ था Do you know that Arkwright was called the father of the factory system? He created the first factory that was specially built to house machinery where the working house were fixed and the people were employed rather than kept on contractual basis. In 1779, Samuel Crompton invented a spinning mule while Edmund Cartwright made the first water-driven power loom. The textile industry stimulated other countries industries such as dyeing, bleaching and printing. तो आप क्या जानते हैं जो आर्कराइट थे उन्हें फादर ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है या बोला जाता है उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री को सेट किया क्रिएट किया और ये एक ऐसा फैक्ट्री था जिसमें हाउस मशीनरी थे और जो लोगों का वहां पे काम करने का आवर्स फिक्स था मीन्स उन्हें कितने घंटे काम करना है ये फिक्स किया गया था ना कि उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रखा जाता था और 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पैनिंग म्यूल का इन्वेंशन किया एडमंड कार्टराइट ने सबसे पहला वाटर से चलने वाला पावर लूम बनाया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्टिमुलेट करने के लिए और भी इंडस्ट्री बनाया गया जैसे कि डाइंग इंडस्ट्री ब्लीचिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री The innovations and technological changes which led to advancement in manufacturing, transport, and communication industries followed closely with chemical, electrical, petroleum, and steel industries. The discovery of trade routes not only gave a boost to industrial revolution but also led to a competition among colonial and imperialist powers for expanding their empires to fulfill the need of industries for raw materials, new markets, and cheap labor. The imperialist expansions led to struggle for supremacy and the two world wars. The colonies were exploited, their traditional social, economic, and political systems were destroyed. They started opposing the foreign rule and to establishing their own nations. तो ये जो इनोवेशन था और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस था इसमें बहुत सारे एडवांसमेंट हुए किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने में ट्रांसपोर्ट करने में और कम्युनिकेट करने में जिससे जो केमिकल इलेक्ट्रिकल और जो पेट्रोलियम और स्टील इंडस्ट्रीज है ये भी इसकी वजह से आगे बढ़े नए नए ट्रेड रूट्स का आविष्कार किया गया जिससे ना सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आगे बढ़ा औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि जितने भी लोग थे उनके बीच में कंपटीशन भी बढ़ गए अपने राज्य को बढ़ाने में अपने आप को फुल बनाने में और उन्होंने अपने साम्राज्य के
नीड को पूरा करने के लिए, अपने इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल्स को पूरा करने के लिए, नए मार्केट्स लाने के लिए, साथ में जो लेबर होते हैं वो सस्ते में काम कर उसको देखने के उन्होंने अपने एम्पायर्स को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया। ये जो साम्राज्यवादी विस्तार होने लगा, इससे बहुत सारे जो लोग हैं अपने आप को सुपर प्रूफ करने के लिए दो विश्व युद्ध किए। और ये जो कॉलोनीज है वो एक दूसरे का शोषण करती थी। उनका जो खुद का जो परंपरा था, जो उनका समाज था, जो उनका आर्थिक स्थिति था, या फिर जो उनका राजनीतिक सिस्टम था, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके वजह से जो बाहर से मीन्स विदेशी शासक आए और उन्होंने खुद का एक नया नेशन स्टैब्लिश किया और लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग स्टीम इंजन के बारे में पढ़ेंगे। Another major achievement of the Industrial Revolution was the development and application of steam power. Even the earlier devices were improved upon and developed into machines as the number of industries had increased. So, enormous power was needed for production. In 1705, Thomas Newcomen built an engine for pumping water from coal mines. In 1764, James Watt improved upon the design and improved the efficiency of Newcomen's engine for Ford. He introduced a chamber with a jet of cold water to condense the steam and cause vacuum. This was also a period of transfer of one technology to another. Watt used Wilson's drill gun to bore the large cylinder for his engine. The steam engine soon replaced the earlier locomotive coal engines. It increased the demand for railway lines. The steam engine made the technology portable and was in demand by other industries. Now there was no need to locate the factories along rivers or lakes any longer. तो हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टीम इंजन है वो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अचीवमेंट रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्टीम पावर का हमारे सामने है। और ये जो अर्लियर डिवाइसेस थे उनको इम्प्रूव किया गया, उनको डेवलप करवाया गया, और जो मशीन्स थे, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे, वो भी इंक्रीज होने लगे स्टीम इंजन के आने के बाद। बहुत सारे से पावर थे प्रोडक्शन के लिए, उनमें बहुत ज़्यादा इस पावर का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। 1705 में जो थॉमस न्यूकॉमन थे उन्होंने एक इंजन को बनाया वाटर को पंप करने के लिए कोल माइन से। 1764 में जो जेम्स वॉट थे उन्होंने जो भी न्यू कॉमन्स का इंजन था उसके डिजाइन को और ज्यादा इम्प्रूव किया और ज्यादा प्रभावशाली बनाया। उन्होंने एक चैम्बर को इंट्रोड्यूस करवाया जेट के साथ, जिसमें जो कोल्ड वाटर था उसको कंडेंस करते थे स्टीम में, और जिसके कारण से उस वहां का जो एरिया था वो वैक्यूम हो जाता था। इसके वजह से जो इसमें क्या हुआ, इस काल में, इस पीरियड में एक जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर हो गया। वॉट क्या किए, उन्होंने जॉन विलिंगसन का जो ड्रिल गन था उसको यूज किया किस तरह से, तो लार्ज सिलेंडर के रूप में अपने इंजन में। ये जो स्टीम इंजन था वो तुरंत ही रिप्लेस कर दिया गया लोकोमोटिव कोल इंजन के साथ। इसके वजह से जो रेलवे लाइन से उनके अंदर उसके डिमांड्स बढ़ गए। ये जो स्टीम इंजन टेक्नोलॉजी था वो पोर्टेबल था, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे इसको लेके जा सकते थे, और इसकी वजह से इसका डिमांड इंडस्ट्री में भी बढ़ गया। नाउ वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जरूरत उभर के आया कि लोग अपने फैक्ट्रीज को रिवर्स या फिर लेक्स के पास में ही स्टैब्लिश करें। Coal and iron. The steam engine, coal and iron laid the foundation for modern industry. It was believed that only people with death wish worked in mines. Coal was moved along horizontal tunnels in baskets and then hauled up a vertical shaft to the surface. The movement of coal from mines was totally dependent on muscle power, animals, men, women, and children. The coal mines had dangerous working conditions. Unfortunately, the children were preferred because of their small size. तो ये जो स्टीम इंजन के आने की वजह से जो कोल और आयरन था इसका फाउंडेशन हो गया। मीन्स मॉडर्न इंडस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा एक अपना महत्व रहा है, और ये माना जाता था कि जिन लोगों को मृत्यु की इच्छा है वही इन कोल माइंस में काम करेंगे। कोल माइंस तक पहुंचने के लिए, कोल्स को निकालने के लिए लोगों को हॉरिजॉन्टल टनल्स में जाना पड़ता था अपने बास्केट को लेके। उसके बाद उन्हें सरफेस तक पहुंचने के लिए वर्टिकल शाफ्ट से गुजरना पड़ता था। ये जो कोल का मूवमेंट होता था कोयले के खदान से
वो किस पे डिपेंडेंट था? सिर्फ मसल पावर पे, चाहे वो जानवर का मसल पावर हो, आदमी हो, औरत हो या फिर कोई बच्चे हो। ये जो कोल माइंस था, कोयले का खदान था, बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसके अंदर काम करने की जो भी कंडीशंस थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत ज्यादा डेंजरस थे। और दुर्भाग्यवश बच्चों से ये काम ज्यादा करवाया जाता था, क्योंकि ये जो बच्चे थे वो छोटे साइज के होते थे और वो कोल के माइंस में इजिली जा सकते थे। The demand for coal went up with the increase in the use of steam power. Great progress was made in coal mining, such as tunnel ventilation, transportation of coal, use of gunpowder to blast away ridges, and the use of safety lamps. But the coal miners suffered from many hazards and health problems like lung disease. कोयले का तो डिमांड बढ़ गया, और क्योंकि स्टीम पावर का यूज हो रहा था ना, इसकी वजह से कोयले का जो डिमांड था वो बढ़ गया था। और बहुत बड़ा इसमें प्रोग्रेस हुआ कोल माइनिंग में, जैसे कि टनल का वेंटिलेशन करना है, कोल को ट्रांसपोर्ट करना है, गन पाउडर यूज कर रहे हैं। जितना भी कोई भी मुश्किलें या फिर बड़े बड़ी चट्टान आ रही रास्ते में, तो इस गन पाउडर को यूज करके उस चट्टान को हम लोग ब्लास्ट कर देते थे लोग, और लोग सेफ्टी लैंप्स को यूज करते थे। लेकिन जो कोयले को खोद कर निकालते थे, जो ये कोल माइनर्स थे, उनको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम से, हेल्थ हजार्ड से गुजरना पड़ता था। जो लोग कोयले के खदान में काम करते थे, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हेल्थ का, वो क्या था? लंग डिजीज। Significant improvements were made in the iron industry during this time. In 1709, Abraham Darby produced a pig iron smelted with coke. Earlier, pig iron was smelted with charcoal, which was derived from wood, which resulted in fast depletion of England's forests. In 1784, Henry Cort, an iron master, developed a process for producing a less brittle iron. It was called wrought iron. It proved to be a very useful method in industrial processes. In 1774, John Wixon invented a drilling machine that could drill holes with a great accuracy. Between 1788 and 1806, the production of iron increased many times, and the use of iron spread of farm machinery, hardware, shipbuilding, etc. तो बहुत सारे ऐसे इम्प्रूवमेंट करवाए गए आयरन इंडस्ट्री में। 1709 में जो अब्राहम डार्बी थे, उन्होंने पिग आयरन को स्मेल्ट करवाया कोक के साथ, और जो अर्लियर पिग आयरन था उसको स्मेल्ट किया चारकोल के साथ, जिससे जो लकड़ी था वो उसका जब डिप्रिटेशन करवाया गया, तो उससे जो इंग्लैंड का जो भी फॉरेस्ट था वो उसमें कमी आने लगी, मतलब लोग लकड़ी का यूज करने लगे, जिससे जो जंगल से उस पर प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि लकड़ियां कटेंगी, पेड़ कटेंगे तो फॉरेस्ट तो कम होगा। 1784 में हेनरी कॉट एक आयरन मास्टर थे, उन्होंने एक प्रोसेस को डेवलप किया जिससे लेस ब्रिटल आयरन को वो प्रोड्यूस कर सके। इसे राउट आयरन भी बोला जाता था। इससे ये साबित हुआ कि ये जो मेटल है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत ज्यादा यूजफुल है। 1774 में जो जॉन विल्किंसन थे, उन्होंने एक ड्रिलिंग मशीन का आविष्कार किया जो कि इजीली और ग्रेट एक्यूरेसी के साथ किसी भी होल्स को ड्रिल कर सके। 1788 एंड 1806 के बीच में ये जो आयरन था उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। बहुत टाइम तक ये जो आयरन रहा वो फार्म मशीनरी, हार्डवेयर, शिप बिल्डिंग के काम में आता रहा। The development in the iron and textile industries made it necessary to invent better transportation facilities for cheaper and quicker movement of goods. It was urgently required to fulfill the need of domestic and foreign markets. ये जो आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसका जो डेवलपमेंट हुआ था बहुत जरूरी था, जिससे जो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज हो गया वो भी बहुत ज्यादा चीप हो गया, सस्ता हो गया, और जो सामान था वो एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से और तुरंत पहुंचाया जा सकता था। और ये अर्जेंट रिक्वायर्ड भी हो गया कि जो भी डोमेस्टिक नीड हो या फॉरेन मार्केट्स हो, उसमें हम लोग को अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.